टैलेंट बेपरवाह झरने की तरह होता है। उसे प्रस्फुटित होने के लिए किसी मौके, किसी अवसर की दरकार नहीं होती। बस वो फूट पड़ता है, बह पड़ता है। उसका बहाव भी इतना तेज होता है कि कोई रोड़ा, कोई बाधा उसे बांध नहीं सकती, रोक नहीं सकती। वो तो बस जैसे हर मर्यादा को लांघने के लिए ही बना होता है। एक बात और, इस टैलेंट के बहाव में दिशा भी नहीं होती। वो तो जहां बह पड़ता है वहीं दिशा हो जाती है। अब आप कहेंगे कि पता कैसे चलेगा कि यार अमुक व्यक्ति में कौन सा टैलेंट छिपा है, और ये हमको कैसे पता लग पाएगा? तो इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर एक वर्ग वो बड़ा भी हो सकता है, मंझोला भी और छोटा भी, और वो वर्ग आपसे सलाहियत लेने लगे और उस सलाहियत को मानने भी लगे, तो मान लीजिए कि आप में या किसी व्यक्ति में कुछ बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूं। हर शनिवार की तरह इस बार भी आपको कहानी सुनाने का वादा है, और आज सुना रहा हूं एक ऐसे टैलेंट की कहानी जिसके औरे ने अपने इलाके में कभी गजब ढाया था। आज सुना रहा हूं ऐसे ही एक चिर युवा की कहानी जिसके मोहल्ले से लेकर पूरे शहर भर में चाहने वाले थे। आज सुनिए एक पप्पू की कहानी। पप्पू मेरे अजीज दोस्त हैं, मैं सालों से उसके घर से जुड़ा हूं। खास बात यह है ये कहानी मैंने ट्रेन में लिखी है, और इसे मैं सुना रहा हूं अपने गांव शोभापुर में। शोभापुर पिपरिया के पास है, वही पिपरिया जहां स्टेशन पर लिखा है पचमढ़ी जाने के लिए यहां उतरे। तो पचमढ़ी स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर शोभापुर। एक जरूरी काम से मैं गांव में आया था, सोचा कि यही कहानी हो जाए। नीम के पेड़ के नीचे बैठा हूं घर में। बिही, आंवले, नींबू के पेड़ लगे हैं, सामने स्कूल है, पक्षियों की आवाजें आ रही हैं, बेहतरीन टाइप की हवा चल रही है। तो कहानी कंटिन्यू करते हैं। मैं जयप्रकाश नगर में रहता था और पप्पू शुरुआत में गुजराती मोहल्ले में। गुजराती मोहल्ला जयप्रकाश से ही जुड़ा था। जुड़ा क्या, यूं समझिए एक ही गलियां थी। मेरा कजन बबी जो इस दुनिया में नहीं है, वो और पप्पू कभी NIIT में कंप्यूटर क्लास जाया करते थे। पप्पू के पास एक स्कूटर हुआ करती थी, बजाज FE, लंबी सीट वाली। बबी के पास हीरो पुक थी। ये दोनों ही गाड़ियां अब लुप्त प्राय हो चुकी हैं। पप्पू से मेरी शुरुआती पहचान हो चुकी थी। पप्पू दिखने में भी अच्छे थे। हालांकि बबी ने पहले बता दिया था कि अबे पप्पू गजब का टैलेंटेड आदमी है, तो अपन मिलने के लिए और थोड़े से ललायत हो गए थे। पप्पू के घर आने जाना शुरू हो गया। इससे पहले मेरी मुलाकातें हो चुकी थी, लेकिन थोड़ी सी वो बॉन्डिंग टाइप की नहीं आ पाई थी। हम लोग पप्पू के गुजराती मोहल्ले वाले घर गए। 3 मंजिला बिल्डिंग थी, अभी भी है। पप्पू का घर ग्राउंड फ्लोर पर था। मुझे पहली बार में यही लगा कि पप्पू की ही बिल्डिंग है, यानी पप्पू ही बिल्डिंग के मालिक हैं। और यह सोचना इसलिए गलत नहीं था कि पप्पू का ऑरा ही कुछ इस तरह का था कि मैं यही सोच सकता था। काफी बाद में खुलासा हुआ कि पप्पू भाई वहां किराए से रहते थे। बाद में पप्पू लोगों ने जयप्रकाश नगर में ही घर बना लिया, और फिर उस घर की तो कोई बात ही नहीं। अब गुजराती मोहल्ले के नाम से ऐसा लगता है जैसे यहाँ गुजराती रहते हैं, पर यकीन मानिए सब छलावा है। यहाँ बागड़ी नामक प्रजाति के लोग रहते हैं। ये लोग कपड़े का धंधा करते हैं, यानी पुराने कपड़ों को ठीक ठाक करके बेचते हैं। कभी घरों में कपड़े लेकर बर्तन देने वालियां आया करती थी, याद होगा आप लोगों को, जो छोटे से लोटे या गिलास के बदले आपके घर के ढेर सारे कपड़े ले जाती थी, और उस पर भी वो कहती थी अबे और दे दो, अबे और दे दो, यानी और दे दो कपड़े, और आप हंसी खुशी दे भी देते थे। ये बर्तन वालियां ही बागड़ी थी। बागड़ी वही बर्तन वालियां होती थी। इसका खुलासा भी पप्पू के मोहल्ले में जाने के बाद ही हुआ। तब पता लगा कि अच्छा ये वही लोग हैं। गुजराती मोहल्ले में ही पप्पू की जबरदस्त साख थी। पप्पू इंटेलिजेंट था, सो वहां के घरों की समस्याएं, लड़कों के लफड़े पप्पू के ही जिम्मे आते थे। एक बाबा जी भी थे, वो पप्पू के फैन थे। उनके पूरे किस्से पप्पू के पास थे। गुजराती मोहल्ले से निकलते आते जाते वक्त लोग पप्पू से खास अंदाज में पूछते, और पप्पू आई? पप्पू भी बढ़िया यार कह के निकल जाता था। अब बड़े शहरों में हम लोग कहीं भी चले गए हैं, दिल्ली, मुंबई, भोपाल, कहीं भी मेट्रोज में चले गए हैं, तो बाल काटने वालों की वो हैसियत नहीं होती। कुछ होते भी हैं, लेकिन छोटे शहरों में, जबलपुर ठीक है, छोटे शहरों में नाऊ प्रजाति का अपने तरह की होती है। अगर नाऊ आपको टैलेंटेड, शरीफ, योग्य, इंटेलिजेंट
या इसके उलट बदचलन करार दे दे तो फिर इस सर्टिफिकेट को बदलना दुनिया में किसी के बूते की बात नहीं है। जयप्रकाश में दिलखुश हेयर सैलून था, अभी भी है, लेकिन पहले वाली दुकान बंद हो गई है और उसकी जगह दूसरी खुल गई है। नाम वही है, दिलखुश हेयर सैलून। यहाँ दो भाई हैं, शौकत अली और बरकत अली। मूल रूप से जौनपुर के रहने वाले हैं। बरकत भाईजान पप्पू को इंजीनियर साहब बुलाते थे। उस समय दो ही इंटेलिजेंट कौमें हुआ करती थी, यानी बच्चा कुछ बनेगा तो दो, यदि इन दो कौमों में से किसी एक में शुमार हो गया तो यह मान लीजिए वो टनाटन है। और वो दो कौमें थी, डॉक्टर और इंजीनियर। पप्पू को इंजीनियर उपाधि से नवाजा गया था। पप्पू शायद इसी उपाधि के लायक भी थे। पूरे इलाके में पप्पू की तूती टाइप की बोलती थी। रेस्टोरेंट हो, स्पेयर पार्ट्स की दुकान हो, फोटोग्राफर हो, चाट फुल्की वाले हो, पप्पू भाई का हर जगह दखल था। बल्कि ये कह लीजिए कि जलवा टाइप का था। एक रेस्टोरेंट था भगवाना, किसी 5 स्टार से कम नहीं था ये उस समय। उसके मालिक तो मालिक, नौकरों में भी एटीट्यूड था यार। पर भगवाना के मालिक पप्पू से सलाह लेते थे, यार पप्पू भाई दुकान को कैसे बढ़ाया जाए यार, कुछ तो बताओ। पप्पू बकायदा काउंटर की गद्दी में बैठकर भगवाना बंधु को ज्ञान दे रहे हैं, और भगवाना बंधु इस ज्ञान को बकायदा फॉलो भी करते थे कि भैया अपने एटीट्यूड में चेंज लाओ, जमाना बढ़ रहा है, इस तरह की तमाम बातें। और ऐसी सलाहें पप्पू ने कई दुकानदारों को दी। एक फोटोग्राफर ने तो पप्पू के फोटो खींचकर अपने हाथ साफ किए और आज ठीक ठाक हैं वो। पप्पू गली से निकलना हुआ और उधर अब्बू भाई ने आवाज लगाई, अरे पप्पू आओ यार जरा एक स्नैप उतार दे यार। एक दौलत चाट वाले थे, वो भी पप्पू के मुरीद थे, वहीं गुजराती मोहल्ले में रहते थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, वो रहे नहीं। और जैसे ही पप्पू भाई निकले तो दौलत भाई पप्पू को इनवाइट कर लेते थे। और एक दौर तो ये हो गया था भैया कि पप्पू शाम को घर से निकला तो लोग टोक देते थे, आ भैया चाट खाने जा रहे का। चलता रहा। जब पप्पू से इतनी घनिष्ठता हुई तो उनके कई दोस्तों के बारे में पता चला। पप्पू के दोस्त नहीं थे, रैला था पूरा, ना जाने कहां कहां के दोस्त, और सबके सब पप्पू के फैन। पप्पू सबके बुलावे में शरीक भी होते थे। सामाजिक कार्यों का पप्पू की पढ़ाई पर फर्क नहीं पड़ता था और सब टनाटन चलता था। पप्पू 2 भाई और एक बहन है। छोटा भाई फिलहाल डीआरडीओ में है, काबिल इंजीनियर है, उसे घर में भैया नाम से बुलाया जाता है। छोटी बहन की नरसिंहपुर में शादी हो चुकी है। पप्पू ब्राह्मण परिवार से हैं, मूलतः यूपी के हैं। तो यूपी में पापा को दादा कहा जाता है, पप्पू भी पापा को दादा कहते थे, और इसी चलते हम लोग भी दादा ही कहते थे। अम्मा बेहद सलान है। पप्पू का जरूरत से ज्यादा सोशल होना, फ्रैंक होना दादा को नागवार गुजरता था। उन्होंने कभी सीधे गुस्सा जाहिर नहीं किया, लेकिन कई बार ऐसा लगा कि वो पप्पू से कुछ नाराज से हैं, कुछ खफा से हैं। असल में 80-90 का दशक पिता बेटे के अनचाहे कोल्ड वॉर का युग रहा है। 20 की उम्र के पार जाते ही बेटा पिता के लिए बड़ा हो जाता था, और तब नौकरियों के लिए इतनी सजगता भी नहीं थी। लड़के टैलेंटेड थे पर नौकरी के लिए उतने सजग नहीं थे, उतने अवेयर नहीं थे, और यही बात पिता को खलती थी। और इसका सीधा गुस्सा बेटे पर न उतारकर मां ये लड़के के दोस्तों से बात कही जाती थी। दादा का भी एक जोरदार औरा था, उनके चेहरे पर एक तेज था। घर में वो सफेद लुंगी, बाह वाली सफेद बनियान पहनते थे, लालिमा लिए हुए चेहरा, और उस पर घनी सफेद मूछें उन पर फबती थी। जब दादा घर पर होते तो हम लोग उनको प्रणाम करने के बाद थोड़ा सा बैकफुट पर ही होते थे कि यार दादा का सम्मान है, मतलब थोड़ा चुप रहना है। पर पप्पू, हाँ पप्पू कहाँ मानने वाले हैं। दादा के सामने ही भैया कारस्तानियां जारी रहती थी। दादा तमतमाते थे, लेकिन पप्पू पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक बार अम्मा ने पप्पू से कहा, भैया बिजली का बिल जमा कराओ, नहीं हुआ तो दादा गाड़ी दें। पप्पू ने हम लोगों की तरफ देखते हुए अम्मा की ये बात करीब करीब अनसुनी सी कर दी, और चेहरे पर वही भाव था, जब मन होगा बिल जमा कर दिया जाएगा। पप्पू की कई सब्जेक्ट में महारत थी, धर्म, दर्शन, विज्ञान, इतिहास। हम लोग साथ में हिस्ट्री पढ़ते थे। अब यूं कहें कि पप्पू पढ़ाने जैसी भूमिका में था। एक दिन दोपहर में पढ़ते पढ़ते थोड़ी बोरियत होने लगी। मैं, बबी, पप्पू और भैया प्लास्टिक बॉल से क्रिकेट खेलने की योजना बनी। 4 लोगों में 2 टीम बन गई। पप्पू के आंगन में खेल शुरू हो गया, बहुत मजा भी आया।
अब ये 4 लोगों का क्रिकेट कालांतर में 20 लड़कों के क्रिकेट में तब्दील हो गया। पप्पू ने कई दोस्तों को न्योता दे दिया, यार अपने यहाँ जोरदार क्रिकेट होता है। अब पप्पू का हुक्म, पप्पू का आदेश, लड़के जमा हो गए। शाम का समय फिक्स हो गया। भैया के दोस्त भी आते थे, चिल्ला चोट, गाली गलौज सब हो रही है। अम्मा अंदर ही रहती थी, छोटी सिस्टर भी अंदर ही रहती थी, हम लोग बाहर धमा चौकड़ी मचाए। जब दादा घर पर होते थे तब भी पप्पू ने क्रिकेट खेलना जारी रखने का फैसला कर लिया था। अब दादा घर पे हैं, चिल्लपो मची है, क्रिकेट चल रहा है, एक एक रन, एक एक विकेट के लिए मार काट मची है। दादा कुछ बोल नहीं रहे थे, बोलते नहीं थे, लेकिन उनके चेहरे के भाव सब कुछ बयां करते थे। वो कभी भाई खेल चल रहा, बीच में भी भाई निकलते भी थे। हम लोग चाहते थे कि खेल बंद हो, पप्पू नहीं चाहता था। पप्पू सबसे बेपरवाह है। आउट होना पप्पू के लिए नागवार था। आउट होने के बाद पप्पू सरिये पर बैट मारते हुए ये कहता था, यार सड़ी बॉल पे आउट हो गए। इस चक्कर में सरिये पर बैट मारने के 3-4 बैट सुहा हो गए हम लोगों के। इसके बाद भैया जब भी पप्पू आउट होता तो 2-3 लड़के उसको पकड़ने के लिए दौड़ते थे और सब यही कहते, भाई रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। पप्पू को एक तरह के अलालपन से बहुत प्यार था। अलालपन यानी आलस। पप्पू ने भविष्य में आलस को जीने के लिए एक बकायदा डिजाइन तैयार किया था। गुरु ऐसा होगा, ऐसा होगा, घर बड़ा, 3-4 नौकर, पैर फैले, शरबत, चाय, पानी, कुछ साला पैर नहीं हिलाना और सब अपने आप हो जाए। पप्पू के अलालपन से दादा भी परेशान थे। आमतौर पर लड़के नहाने के बाद अंडरवियर वगैरह धोने में विश्वास नहीं करते। आमतौर पर कुछ अच्छे रहते हैं, धो भी लेते हैं। पप्पू भाई इससे आगे थे। वो एक बार 5 दिन रोज नहाकर बाहर निकला और अंडरवियर बाथरूम में पड़ी रही। ये बात दादा ने बताई। पप्पू के आलस को बयां करते हुए अपनी स्टाइल में कहा, जिसका पप्पू नाम हो गया समझो पैदा होते ही लाल हो गया। जो आदमी 5 दिन में चड्डी ना धोए उसको आप क्या कहोगे यार, बातें करवा लो। इसी तरह पप्पू के एक बार भैया अखंड रामायण थी। अब रात में हम लोगों ने पढ़ने के बाद डिसाइड किया सुबह भी कुछ दोहे पढ़ लिए जाएंगे। तो सुबह भी हम लोग करीब 8:30-9 बजे पहुंचे तो रामायण हो ही रही थी ही वो उन्हीं ही थी। पप्पू घर के बाहर तख्त पर बैठे कुछ लोगों को ज्ञान दे रहा था और लोग भी सुन रहे थे। और पप्पू का ड्रेसअप भी गजब, बनियान पहने हुए था और सीने से चद्दर लपेटा था, क्योंकि रात को ही चद्दर ओढ़कर सो गया था, सुबह 4 बजे सोया था। अब सुबह बरमूडा या लोअर पहनने की जहमत कौन उठाए, इसलिए उसे चद्दर ही लपेट लिया। इधर पप्पू का ज्ञान, उधर दादा का गुस्सा। दादा ने फिर हम लोगों से कहा, इसको देखो, ये देख लो, ना खुद रामायण पढ़ रहा है और ना दूसरों को पढ़ने दे रहा है। जो रामायण पढ़ने आए हैं उनको ज्ञान दे रहा है, बस यही करवा लो इनसे। आज पप्पू इंदौर की एक नामचीन कोचिंग में पीएससी यूपीएससी के लिए पढ़ाता है। उसके ज्ञान दर्शन का आज भी, पहले भी कोई नहीं था और आज भी कोई सानी नहीं। यूं तो पप्पू ने कई ट्रेजेडी झेली हैं, पर जो मुझे याद है कि जबलपुर में स्कूल में उसका गलत बर्थ ईयर ले गया। इस वजह से यूपीएससी का एक अटेम्प्ट ओवर एज होने के चलते नहीं दे पाया, वो भी किसी और की गलती की वजह से। पर मौज मस्ती में कोई कमी नहीं आई। हम लोग जब भी इस बारे में कुछ दुख जताएं, कुछ यार सैड फील करें, तो यही कहता था कि यार हो गया बे, ध्यान दो कहां लगे। आज भी कई विसंगतियों के बीच वही अल्लड़पन पूरी मुस्तैदी से विद्यमान है। पप्पू से आज भी जब बात होती है तो भले ही 5 मिनट क्यों ना हो, कहीं महीनों बाद ही क्यों ना हो, एक जिंदगी जीने का एहसास होता है। बस यही थी आज की कहानी। दोस्तों, जिंदगी किसी के हिसाब से नहीं चलती, उसकी अपनी कहानी है। कोई इसे भाग्य का लेखा, तो कोई प्रारब्ध, कोई नियति, तो कोई विधि का विधान कहता है। सच यही कि जो आपकी स्क्रिप्ट है उसे जीते हुए आप कितना खुश रहते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि ऐसा होता तो यार कितना अच्छा होता है। सोचने से कुछ हो जाए यार, ये तो असंभव ही है। बेहतर ये है कि जो आपका है उसे लगातार मांझा जाए, विचारों को कार्य रूप में लाया जाए, और जो कर सकते हैं उसे तो जरूर ही किया जाए। ज्यादा ज्ञानवाणी हो गया तो माफी चाहता हूं। अगले शनिवार शाम 6 बजे आनी के YouTube चैनल पर एक नई कहानी लेकर आऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। कहानियां अच्छी लगती हो तो हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा
और अपनों से भी करवाइएगा। जय हिंद।